जम्मू कश्मीर की आवाम को जिस चीज़ का इंतज़ार था वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। तो इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे मोमिन मलिक के साथ। मोमिन मलिक जो डेमोक्रेटिक आज़ाद स्टूडेंट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर है, तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आवाम परेशान थी, जो नौजवान परेशान थे, तो उनमें कहाँ तक खुशी पाई जा रही है। तो मोमिन मलिक, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने जो टाइम दिया। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो जहाँ तक हम आज की बात करेंगे, जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था और आज वो इंतज़ार ख़त्म हो गया है, क्योंकि हमारी जो दिल की धड़कन, हमारे जो रहनुमा फ़ख्र हिंद जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो आज जम्मू कश्मीर में जो 13 जो अपने कैंडिडेट्स हैं उनका जो नाम ज़ाहिर किया है और एक लिस्ट डाली गई है। तो उस चीज़ का हम मोस्ट वेलकम करते हैं और आज़ाद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज जो हमारा जो इंतज़ार था काफ़ी टाइम से, वो इंतज़ार हमारा ख़त्म करवा दिया। और जिस चीज़ से हमें काफ़ी खुशी हुई है कि हमारी जो पार्टी है वो हमारी डोडा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से जो हमारे अब्दुल मजीद वानी साहब को मैंडेट दिया गया है। तो उस चीज़ के लिए इंशाल्लाह अब हम पहले भी जिस तरीके से हमने डीपीएपी में इलेक्शंस टाइम पे बहुत अच्छा काम किया था, तो इस बार हम उससे डबल काम करेंगे और इंशाल्लाह जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको हम इंशाल्लाह असेंबली इलेक्शन में जिता के भेजेंगे। तो डोडा ईस्ट से जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना कैंडिडेट उतारा है, उसके बाद डीपीएपी ने अपना कैंडिडेट उतारा है, साथ में आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, तो इस चीज़ को किस नज़र से आप देखते हो? देखिए, मैदान खाली है, जिस मर्जी ने आना है वो आ जाए, क्योंकि ये एक अपना हक है, हर एक पार्टी का अपना अपना हक है। और जहाँ तक डोडा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, हमारे डोडा ईस्ट की बात करें, यहाँ पे सबसे पहले जो है एक इंडिया अलायंस, जो एनसी कांग्रेस का जो अलायंस हुआ था, वो एक वहाँ से उनको एक कैंडिडेट को सामने लाया था, जिन्होंने अपना नॉमिनेशन भी शायद भर दिया है। तो उसके बाद बाकी पार्टीज़ का इंतज़ार था, हमें तो अपनी पार्टी का इंतज़ार था कब हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनका नाम आए। तो आज जो है, आज अब्दुल मजीद वानी साहब का नाम आया और काफ़ी खुशी हुई। तो रही बात कौन लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है, देखो ये हर एक का अपना-अपना हक है। लेकिन इस बार मैं आपको ये बताना चाहूँगा, क्योंकि लोग इस चीज़ का 10 सालों से इंतज़ार कर रहे थे, कब असेंबली इलेक्शन हो और हम अपने जो हम जो सताए जा रहे हैं, जो लोग इस मौजूदा सरकार में तंग आ चुके हैं, सताए जा रहे थे। बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है, महँगाई इतनी बढ़ चुकी है, इन सब चीज़ों की वजह से तंग आकर लोग बस इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कब इलेक्शन हो और हम अपने जो वोट का इस्तेमाल करके एक अच्छे इंसान को हम एज अ सीएम बनाएंगे, जो हमारी मुश्किलात का जो हल है वो निकाल सकता है। तो इस चीज़ के लिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास एक ही चेहरा है, जो गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं। और क्योंकि आज़ाद साहब का जो दौर रहा था, लास्ट उनका जो टेन्योर रहा था 2 साल का, वो हर एक को बखूबी इल्म है और हर एक को दिखता है। कहीं पे भी आप जाओ तो हर जगह आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी जो आज़ाद साहब ने की है। आज अगर जगह जगह आप जाओगे, गांव गांव में जाओगे, पहाड़ियों पे जाओ, टॉप जितने भी टॉप एरियाज हैं उनमें जाओ, रोड आज़ाद साहब की वजह से वो देन, वो हमारे आज़ाद साहब की देन। हर एक जगह आपको कॉलेज मिलेंगे, हॉस्पिटल्स मिलेंगे, जो स्कूल, मिडिल स्कूल को हाई स्कूल को हायर सेकेंडरीज का वो आज़ाद साहब के टाइम में हुआ। अच्छा, इतने रोजगार थे, इतनी मुलाजमत लगी थी आज़ाद साहब के टाइम पे, तो लोगों को वो सब याद है। और अब सिर्फ वो इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कब इलेक्शन हो और हम अपना जो वोट है जो एक अच्छी जगह कास्ट करेंगे और इंशाल्लाह अपना फ्यूचर जो है इंशाल्लाह अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। गुलाम नबी आज़ाद से नौजवानों को तवक्का थी कि वो नौजवानों को मैदान में उतारेंगे और नौजवान उन पार्टी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। तो आज जो कैंडिडेट अनाउंस हुए हैं उनमें अक्सर जो देखे गए हैं वो ओल्ड एज ही हैं, तो आप क्या कहते हो? नहीं, ओल्ड एज नहीं है। जिस हिसाब से जहाँ जहाँ आप देखो, पूरी आप लिस्ट पढ़ो, उसमें नौजवान भी हैं, यंग जनरेशन है, जो यंग यूथ भी है। और जहाँ हमारे यहाँ से जो एक काबिल एहतराम जो हैं अब्दुल मजीद वानी साहब हैं फिलहाल। तो बाकी जगहों पे भी आप देखिए, यंग यूथ को भी आगे तवज्जो दी है और हमारा यही है, मतलब आज़ाद साहब का भी एक ये मानना है कि यूथ को भी प्रेफरेंस दी जाए। और हर जगह जहाँ जहाँ आप देखो, बाकी जितने कैंडिडेट्स हैं मैक्सिमम यंग है, इसमें कोई आपको ज़्यादा ओल्ड नहीं नजर आएगा। और जो ओल्ड है उनमें ज़्यादा तजुर्बा भी है, ज़्यादा एक्सपीरियंस तो भी है। अगर बात की जाए गुलाम नबी आज़ाद साहब के जो खास लोग थे, जिनको आज़ाद साहब के ही नाम से यानी पुकारा जाता था, तो वो आज उनसे दूर, बहुत दूर जा चुके हैं, उनसे अलग जा चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं इस बारे में आपको ये बताना चाहूँगा, इंसान का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक ज़मीर होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो अपने मफ़ाद के लिए जीना नहीं है। और इस दुनिया में आप आए हो तो कम से कम एक अपना ज़मीर होना चाहिए।
आज़ाद साहब की वजह से अब आपने तो इनडायरेक्टली पूछा, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कि जिस बंदे के बारे में आप बात करना चाहते हो वो है जीएम सरोड़ी, जिसको आज़ाद साहब की वजह से लोग जानते थे और आज़ाद साहब की वजह से ही उसको वोट मिलते थे और वो असेंबली में रहा या मिनिस्टर बना वो सिर्फ आज़ाद साहब की वजह से। और आज वही बंदा आज़ाद साहब को धोखा देकर वहां से फरार हो गया। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि जिस इंसान का ज़मीर ना हो वो इंसान इंसान नहीं है, क्योंकि एक इंसान का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, एक ज़िंदगी जीने का भी एक स्टैंडर्ड होता है। अब ज़रूरी तो नहीं है, अब जैसे पिछले 10 साल से तो कोई सरकार नहीं थी, अब तो हर एक कैंडिडेट अपने अपने मफाद के लिए भागता है, इधर से उधर से इधर। लेकिन यहाँ तो इसने हद पार कर दी, क्योंकि अच्छा इसको मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी गद्दारी है। गद्दार इंसान वो होता है जो सबसे बड़ा जालिम होता है, और वो जालिमाना हरकत जो इन्होंने, क्योंकि इससे बाकी पार्टी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कम से कम उस इंसान की असलियत दिखी। कहते हैं ना, वो देर आए दुरुस्त आए। आज जाके उनको उस असली जो सांप वाला चेहरा था वो दिखा, और आज़ाद साहब के साथ साथ उसको तो सबसे पहले शुक्र अदा करना चाहिए था कि भाई मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ होता हूँ, और एक ऐसी शख्सियत मुझे अपने साथ चला रही है जिसको पूरी इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड उसको अच्छे से जानता है, जिसको फख्र हिंद का जो आपको खिताब मिला है, वो उसको अपने साथ चलाता था। लेकिन उसको उस चीज़ में वो कहते हैं ना रास नहीं आया, अपने मतलब के लिए, अपने पेट के लिए आज डीपीएपी से उठकर कांग्रेस में जाने की कोशिश की। अब जब वहां पे गए, भाई वहां पे कांग्रेस वालों ने भी उसको नकार दिया, क्योंकि हमें भगोड़ों की जरूरत नहीं है, जो उस पार्टी से भाग के आए हम उसमें उस इंसान की हमारी पार्टी में कोई जरूरत नहीं है। तो आज कहीं सुनने में आया कि वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं। दोपहर को मैं देख रहा था, कहीं लाइव आए थे, और वहां पे कुछ चंद लोगों को जमा करके उनसे जबरदस्ती, मैं ये समझता हूँ जबरदस्ती उनसे बोला जा रहा था कि मैं मुझे इस बार आप जिताओ, मुझे वोट करो, ये करो। पहले उन्हीं से सजेशन ले रहा था कि भाई मैं इलेक्शन लड़ूं या ना लड़ूं। यहाँ से पता चलता है कि उसको अपने आप पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं लड़ूं या ना लड़ूं, अब लोग क्या बोलेंगे। अगर उसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता, लोगों के काम किए होते, या मतलब अपना वो जमीर इतना नीचे नहीं किया होता, तो शायद उसको वो अपने फखर से कहता कि भाई मेरे को मतलब उसको अपने आप पे भरोसा होता है, ना कि आज लोगों से पूछता कि भाई मैं लड़ूं या ना लड़ूं। और सबसे गंदी बात जो मुझे उसमें लगी, पर्सनली जो मुझे गंदी लगी, 3 की 4 बार उन्होंने वहां पे कलमा पढ़वाया लोगों से, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, करो जी वादा, मुझे आप वोट करोगे। भाई अगर आपने वोट लेना है तो कम से कम इस्लाम का इस्तेमाल, कलमे का इस्तेमाल तो मत करो। जबरदस्ती आप किसी पे थोप रहे हो, भाई पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप वादा करो जी मुझे आप सपोर्ट करोगे। ये तो सबसे बड़ा, मेरे पास वो अल्फाज नहीं, कितने घटिया हरकत है ये। तो सबसे पहले उनको अपने किरदार पे देखना चाहिए कि मैं किस लेवल पे, किस जगह पे खड़ा हूँ, और अपने मफाद के लिए कभी इधर से उधर भागता फिर रहा है। तो उससे पार्टी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब को लोग चाहते हैं, वो लोगों के दिलों में बसे हैं, तो एक जेम्स रोडी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आपको आपकी जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ डोडा ईस्ट की तरफ मुड़ना चाहूँगा। तो डोडा ईस्ट में जहाँ साबिका मिनिस्टर अब्दुल मजीद वानी है, साबिका मिनिस्टर खालिद नजीब साहब हैं, तो साथ में महराज मलिक भी जो उभरते हुए लीडर हैं, वो भी यहाँ इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ने उतरे हैं। तो किस तरह से डीपीएपी अपनी सीट यहाँ निकाल पाएगी? देखिए, बाकी बात की बात है, लेकिन सबसे पहले अगर हमारा आज नाम जो सामने आया है जनाब, तो साथ में बीजेपी का भी साबिका मिनिस्टर, साबिका एमएलए शकीर राज परिहार भी है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास जो अपनी पार्टी का नाम जो सामने आया वो है अब्दुल मजीद वानी साहब। तो हम इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, और मैंने आपको पहले भी ये बात बताई कि लोगों को पता है कि हमारा फ्यूचर कहाँ है, हमारा जो फ्यूचर अच्छा कहाँ बन सकता है, कौन हमारी रहनुमाई कर सकता है, कहाँ हमारा जो है रोजगार कौन हमें दे सकता है। तो वो एक ही चेहरा है, जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब। और आज हर कोई अवेयर है, हर कोई जानता है कि हमें अपने फ्यूचर के लिए कहाँ से क्या करना है, और हमारे पास एक ताकत है उस चीज के लिए, और वो है वोट। और आज लोगों को भी पता, और हम भी पुरजोर कोशिश करेंगे कि जहां जहां डीपीएपी का जो है कैंडिडेट होगा, उनको भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह कामयाब करने की कोशिश करेंगे। जब वो कामयाब, तो आज़ाद साहब इंशाल्लाह हमारे आने वाले नेक्स्ट सीएम होंगे।